ये तो बात हुई कि इन्होंने किस तरह से पढ़ी और एनटीए की परीक्षा में पूरे इंडिया में 22 रैंक लाए और तब इनको यूनिवर्सिटी मिला वहाँ मेडिकल के क्षेत्र में। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके लिए जो बुनियादी पढ़ाई होती है, शुरुआती दौर में जो बच्चों को तैयारी करना चाहिए इस क्षेत्र में, अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में किन किन विषयों पर और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी होगा? जैसे कि आपने इंडिया में 22 जी 22। 22 यानी 22 रैंक लाए हैं, तो उस हिसाब से आपने क्या प्रयास किया? क्योंकि आप तो बड़ी रूरल से आते हैं, फिर यहाँ डीएवी में आपने अपना ज्ञान हासिल किया, तो फिर आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ा होगा, क्योंकि पूरे भारत में 22 रैंक लाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और जैसे रूरल में रहने वाले लोगों के लिए तो और जहाँ किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। गुदरी का लाल मैंने कहा तो वो कोई ख़राब नहीं कहा मैंने, क्योंकि यहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं होते हुए भी ऑल इंडिया में 22 रैंक लाना एनटीए की परीक्षा में अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से बुनियादी पढ़ाई शुरू की जाए कि आप इस लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकें ऐसे बच्चे? जी, सबसे पहले तो मैं ये जो क्वेश्चन पैटर्न होता है इसमें एनालिटिकल ज़्यादा क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट का एक पोस्ट होता है। और हमारे जो डे टू डे हमारे सोसाइटी में क्राइम्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, या ऐसे बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी नहीं पकड़ पाते हैं, और हमारे जज को वो अपने डिक्लेरेशन या अपने जजमेंट देने में बहुत परेशानी होती है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे प्रोफेशनल साइंटिस्ट होते हैं वो क्या मैंने ये कहा कि जो बच्चे इस क्षेत्र में जाना चाहें या जाने के लिए इच्छुक हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको बुनियादी पढ़ाई जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, शुरुआत में किस तरह की पढ़ाई या कौन सा विषय लेके चलना होगा जो ये चीज़ें जल्दी वो क्लियर कर लें और जल्दी इस परीक्षा को जी। पास कर तो मैंने जैसे ही बताया कि ये साइंस स्ट्रीम का ही है, तो उन लोगों को, जो बंदा इसमें जाना चाहता है, वो साइंस स्ट्रीम को छोड़ना नहीं है, और वो 10 से ही अगर साइंस क्षेत्र में अगर उनका रुचि है तो इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि ये साइंस के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। और साइंस का रहा कि ये इसमें बेसिक नॉलेज की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक नॉलेज के बगैर हम लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। और कोई भी अगर साइंटिस्ट है या फार्मास्यूटिकल या फॉरेंस कोई भी साइंटिस्ट का पोस्ट होता है, उसमें माइन्यूट लेवल का क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम लोग मिस्टेक करके गलत कर देते हैं। तो इसमें वो होता है कि अगर निगेटिव मार्किंग से बचना है तो सबसे पहले आप निगेटिव मार्किंग जी, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन देते हैं आंसर, तो उसमें 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, और ये सांप सीढ़ी की तरह आप नीचे आ जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एंट्रेंस लेवल नेशनल लेवल का है, और इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो हमें केयरफुली अपने बेसिक नॉलेज को अप्लाई करके, एप्लीकेशन करके, हमें अच्छे से अच्छे स्कोर करना चाहिए, ताकि आपको रैंक अच्छा मिले और इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपका सिलेक्शन हो सके और स्कॉलरशिप मिल सके। स्कॉलरशिप के लिए बुनियादी पढ़ाई आपको साइंस लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि चूँकि बिहार के बच्चे जो पढ़ने में हैं, वो उनकी सारी विषय लगभग ठीक होती है, लेकिन आकर के इंग्लिश में मात खा जाते हैं। तो क्या इसमें तो मतलब मेडिकल विभाग है तो इंग्लिश की तो आवश्यकता है ही, तो उसकी तैयारी बच्चे किस तरह से करें? जी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल जनता बाज़ार, उसमें मेरे एक गुरुजी थे जो संतोष सर के नाम से जानते हैं। उन्होंने मुझे बेसिक जो नॉलेज होती है बिल्डिंग वर्ल्ड पावर का, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा से वो याद कराया था, जो कि मेरे कैरियर में बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम आया है। और मैं धन्यवाद दूंगा न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल की, क्योंकि वहाँ के सारे शिक्षक जो थे वो अपडेटेड थे, जो कि डे टू डे जो लाइफ में एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में बताए। और मैं श्री गौतम प्रसाद जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस रूरल एरियाज़ में ऐसे इंस्टीट्यूट खोलकर बच्चों को भविष्य संवार रहे हैं, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो यहाँ जहाँ तक इंग्लिश की बात है, तो मुझे ऐसा कोई परेशानी नहीं हुआ है। मैं द हिंदू को भी अच्छे से पढ़ लेता हूँ, और द इंडियन एक्सप्रेस को भी मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये यूपीएससी के टॉप न्यूज़पेपर है, और ये अगर इनको समझ में आ जाती है तो इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम निकल सकता है। जैसे मैं बताया कि मेरे इस 2021 में 4 एग्ज़ाम क्रैक हुए हैं, जो कि सारे एनटीए और ऑल इंग्लिश में ही होते हैं। तो मुझे लगा कि मैं जो भी शिक्षा ग्रहण किया हूँ, जनता बाज़ार स्थित जो स्कूल है, वो मेरे लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम आया है। और संतोष सर को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू से मैं 7th से मैं पढ़ रहा था, तो उस समय से मुझे वर्ड पावर को बिल्डिंग करने के लिए बहुत ही प्रेरित किया। और मुझे लगता है कि मैं इतना वर्ड पावर हो चुका है कि मैं अब मात नहीं खा सकता हूँ किसी भी एग्ज़ाम में। और मैं खास करके इस क्षेत्र के लोगों को बताऊंगा कि अब अगर अपने बच्चे को बनाना है अच्छे कैरियर,
तो आप ज़रूर एक बार न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल में एक बार विज़िट करें, क्योंकि मुझे लगता है मैं पूरे इंडिया के एग्ज़ाम में बैठा हूँ और वहाँ किस तरह के क्वेश्चंस और किस तरह के लेवल पूछे जाते हैं, पैटर्न पूछे जाते हैं, मैं वाकिफ़ हूँ। और वाकिफ़ होने के साथ साथ मैं यहाँ का भी स्टडी पैटर्न जानता हूँ कि किस तरह यहाँ पढ़ाया गया कि मैं उस एग्ज़ाम में अच्छा से एग्ज़ाम क्लियर कर सका हूँ। तो इस कनक जीवन के चैनल से ये भी कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को एक बार अवश्य रूप से देखिए कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या एनालिसिस है कि वो बंदा किस क्षेत्र में जा सकता है। क्योंकि मुझे भी नहीं लगता था कि मैं ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम दूंगा तो 22 रैंक आएगा, लेकिन मैं अपने एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ा उस पर मुझे विश्वास था कि मुझे आ जाएगी। क्योंकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जब था तो वहाँ पर लगा कि मैं बीएचयू में भी मेरा रैंक अच्छा आएगा, मुझे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अब बीएचयू ज्वाइन करूँगा, क्योंकि अच्छा, फॉरेंसिक के साइंटिस्ट के रूप में आप वहाँ एडमिशन लिए हैं, जी। तो इसमें आपका निजी खर्चा या सरकार की तरफ से क्या वहन होगा? जी, मैं इस कनक जीवन चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जो बिहार सरकार है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद दूंगा कि मेरे जैसे एक निम्न स्तर के बच्चे को भी स्कॉलरशिप ग्रांट किया हुआ है मेरे एजुकेशन रैंक के अनुसार। तो मुझे वहाँ का खर्चा है 85,000 समथिंग करके, मतलब वो आपको देना होगा। वो देना है सेमेस्टर वाइज, लेकिन वो आपको कितने साल का कोर्स है? ये 2 साल का है। उसके बाद इंटर्नशिप है और सीसीएमबी हैदराबाद जो एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो हमारे गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। तो वहाँ की कंपनियाँ आती है और प्लेसमेंट लेकर जाती है, हम लोग को वहाँ इंटर्नशिप करना होता है। तो अभी मैं जब फॉर्म फिल किया था तो वहाँ जैसे ही मेरा काउंसलिंग हुआ, वहाँ से मेरा कॉल आया कि आपके नाम से 85,000 समथिंग आपका पैसा ग्रांट हो चुका है और आप अपने डीपीओ या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए और आपका पैसा पूरा ग्रांटेड हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे पैसा नहीं लग रहा है। तो मेहनत करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप में काबिलियत हो तो सरकार आपको पढ़ाने के लिए, नौकरी देने के लिए हर काम में सक्षम है, और सरकार हमेशा तत्पर है कि हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ें, उनका भविष्य अच्छा हो। प्रवीण जी, मैं आपसे सवाल एक और करूंगा। वैसे भविष्य में जब भी मौका मिला तो मैं आपसे मिलता रहूंगा। कमेंट, आप इस वीडियो को देखें और कमेंट पास करें, चूँकि आपको कौन सी बातें समझ में आई, कौन सी बातें समझ में नहीं आई। आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कहाँ आपका मामला फंस रहा है, तो फिर वैसे एक्सपर्ट को हम लाएंगे और बात भी करेंगे। प्रवीण जी, इसमें मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र में आकर, जैसे कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट के रूप में आप विकसित होंगे, आप बनेंगे या इसी प्रकार का कहीं जॉब करेंगे, चाहे सीबीआई हो या और सारे जो भी संस्थान है उसमें जाएंगे आप, तो क्या इससे आप खुश हैं? जी, ये जो है एक बहुत ही यूनिक स्ट्रीम है। और मैं, क्योंकि मैं मेडिकल एस्पायरेंट रह चुका हूँ और मुझे पूरे मेडिकल लाइन का पूरे जानकारी है, और मैं जानता हूँ कि अपने डे टू डे सोसाइटी में बहुत से ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि क्लियर नहीं होते हैं और जजमेंट जो होता है बरसों तक लंबित रहती है। तो मैं अगर इस क्षेत्र में, प्रोफेशन में आऊँगा तो मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे निर्दोष लोगों को मैं अपने प्रोफेशन के थ्रू मतलब कि रिपोर्ट ऐसा करूँगा कि उन लोगों को अच्छे से अच्छे जजमेंट मिल सके। और ये टोटली मेडिकल लाइन पे ही है और मेरा इच्छा था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ। तो मुझे लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक है और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। इसीलिए मैं फार्मास्यूटिकल्स साइंटिस्ट एज ए CUP में छोड़ा था, क्योंकि मुझे BHU अच्छा लगा और ये स्ट्रीम भी अच्छा लगा, और मैं इस समाज को कुछ इस माध्यम से दे सकता हूँ। क्योंकि ये जो है एक ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उसके कोऑर्डिनेशन के रूप में हम काम करेंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जज होते हैं, उसके साथ ही साथ मुझे काम करना होता है एज ए प्रोफेशनल्स। तो मुझे लगता है कि मैं अपने समाज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें मैं इंटर करूँगा, और जो भी करप्शन है या जो भी इलीगल काम्स है, इलिसिट जो प्रॉब्लम्स है, उसको मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ, सॉर्ट आउट। एक चीज़